मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा पे चर्चा के इस महत्वपूर्ण एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। हमारी चर्चा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गई। बच्चों से मेरी बहुत दिलचस्प बातें हुई और मैं कह सकता हूं सिर्फ बातचीत नहीं, बहुत मजेदार चीजें खाने का भी मौका मिल गया। आप भी इसका आनंद लीजिए। जय जोहार। The first thought that came to my mind was, is it actually the Prime Minister of India? Like, I couldn't believe my own eyes. कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? Yes, sir. हैं? हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं। आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? ये कैसे बनता है? सर, ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर, दिवाली के टाइम। दिवाली टाइम का कहते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? है। महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर, ये खुरमी है। हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। हम्म। तो बढ़िया खिलाने के लिए धन्यवाद बेटा। वहाँ पे उन्हें खुरमी मिली तो उन्होंने सबको अपने हाथ से खुरमी खिलाई एंड इट वाज जस्ट सो अमेजिंग। तो आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे आज आप लोग यहाँ आने के लिए मौका मिल गया तो? यस सर। बताइए। हम स्टूडेंट्स को भी एग्जाम्स के बाद वेकेशन से जाने का बहुत मन करता है, तो आप इंडिया में कोई ऐसी 5 जगह बता सकते हैं जहाँ हम भी जा सकें? आप जिस तहसील में से हो, कौन सा तहसील है आपका? सर, मैं रायपुर से। रायपुर से। रायपुर तहसील में कौन कौन सी चीजें हैं, इसका जरा लिस्ट बनाओ। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, जाऊंगा। फिर लिस्ट बनाओ जिले में कौन से हैं जो देखे नहीं हैं। फिर तय करूं मैं राज्य में कौन से हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जगह मैं गया नहीं हूँ। हमें कहीं पर भी जाए स्टूडेंट के रूप में जाना चाहिए, तब टूरिज्म का मजा आता है। वहाँ खाना मिलता है तो उसको, जैसे मैंने पूछा कैसे बनता है, मैंने आपको भी पूछा कैसे बनता है, क्यों? तो मेरे भीतर एक विद्यार्थी है, वो जानना चाहता है। हमारे हर एक के भीतर एक विद्यार्थी तो जिंदा रहना चाहिए। कहीं पर लिखा हुआ है तो पढ़ नहीं सकते, किसी को बोला तो जरा समझाओ क्या लिखा है, क्या चीज़ है। रेल के डिब्बे में जाना और साथ में खाना भी ले जाना, देखना चाहिए कैसा अनुभव होता है। भीड़ होती है, क्या होता है, लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक आनंद होता है, जीवन में सीखने को मिलता है। भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, एक जिंदगी भी कम पड़ जाए देखने के लिए। मैंने उनसे क्वेश्चंस किए और उन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से जवाब दिए, हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझाया, मुझे वो बहुत पसंद आया सर। अच्छा जी, बताओ आप लोगों को कितना टेंशन है एग्जाम का? नर्वसनेस हो जाती है। किस बात को लेकर के होती है? एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों विचार आता है कि एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा? सर, एक ऐसा होता है ना कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे। हाँ, आपको टेंशन जो है ना, माँ को क्या लगेगा, पापा पता नहीं क्या करेंगे, टीचर क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या करेगा, वो मामा का बेटा है जो वो मेरे साथ पढ़ता है, वो मेरे से 1-2 मार्क ज़्यादा ले आए तो क्या हो जाएगा। हम उसी में खोए रहते हैं और उसी के कारण ये टेंशन रहता है। यस सर। मतलब हमारा आत्मविश्वास कम है। एक बार खुद पर आप सोच लो
कि पिछली बार 80 मार्क आए थे, इस बार 80 को क्रॉस करना है। पिछली बार 40 मार्क आए थे, इस बार 40 को क्रॉस करना है। लड़ाई खुद से लड़ो, तो आप 80 का 81 हो जाएगा ना, तो भी आपको लगे यार मेरी प्रगति हुई। वो देखते रहोगे तो आप रोते ही रहोगे भाई। तो जिंदगी रोने के लिए थोड़ी है। तो बहुत खुशी हो रहा है सर से मिले तो, और उन्होंने हमसे इंटरेक्शन किया, हमारे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया सर ने, बहुत अच्छा लगा। सर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभी हम एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो सर हम अपने मन को शांत कैसे करें एग्ज़ाम के दौरान भी और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले की? एक वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीजों को आपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा। आप मान के चलिए आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रखना, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूं, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही है, हा? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए। ये टेक्निक बहुत कायम आई है आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूँ। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? उनकी पर्सनालिटी बहुत ही इंस्पायरिंग है, वो अपने हर वर्ड से ना सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती हूँ? शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। आप में हुनर है, जो भी है उसको डेवलप करना चाहिए। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं इसलिए मैदान में रहता है। नहीं, पढ़ने में भी मैं पावरफुल हूँ, खेलने में भी मैं। और खेल में प्रगति करने के लिए वो भी पढ़ना ही है एक प्रकार से। मैं नई नई चीज़ें सिर्फ ऐसे ही दोस्तों के लिए टाइम खराब करने के लिए खेल रहा हूँ ऐसा नहीं। हर दिन नई चीज़ सीखता हूँ, गलतियाँ कम करता हूँ, ताकत बढ़ाता हूँ, उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। वो जो भी बताए उसको मैं अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करूँगी, और मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती आज जो भी हुआ। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा हॉल में जाने से पहले ब्लैंक आउट हो जाते हैं, वो उन्हें पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं हो पाती है और उनका दिमाग भी शून्य हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सर आपके साथ भी कभी ये हुआ है किसी अहम मीटिंग या चुनाव में जाने से पहले? अगर मैं आपको कहूँ कि आप बैठो कि सोमवार को क्या खाया था लिखो, मंगलवार को क्या खाया था लिखो, तो आप सोचोगे यार बड़ा मुश्किल है। खुद ने खाया कि नहीं खाया, माँ ने परोसा था कि नहीं परोसा था, प्यार से खाया था कि नहीं खाया था, फिर भी भूल गए। क्यों?
आपने उस पर ध्यान नहीं लग रखा आपने। तो अभी दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं कहूँ नहीं कैसा करो, आज घर जाकर के याद करना। सोमवार को मैं स्कूल से जल्दी आया था और माँ ने इस कलर की साड़ी पहनी थी और मैं टेबल पे नहीं गया, मैंने बाहर चेयर पर ही टीवी देखते हुए माँ को कहा मुझे यहाँ खाना। एक ही चीज़ याद करोगे, फिर सोचोगे पहले माँ ने मुझे ये दिया था, तो याद आ जाएगा, लिख लो। तो आप धीरे 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 वापस चले जाओगे, तो जो अभी लगता है नहीं मुझे याद नहीं, आपको एकदम से याद आने लगेगा। इसका मतलब हमारी परमात्मा ने रचना की है कि सब स्टोर रहता है। आप थोड़ा सजग हो करके वो खिड़की खोलने की आदत डाल दीजिए, तो आपको कभी ऐसा नहीं होगा। दूसरा, कोई रेफरेंस याद रहता है कि भाई उस दिन ये विषय तो था कि हाँ उस दिन सामने लाल कलर का शर्ट पहना था ना, उस दिन ये बात बोला था, तो रेफरेंस याद रहता है किसी को। अगर आपको ये आदत है तो शायद आपको एकदम से शून्य नहीं हो जाएंगे, कभी हम ब्लैंक हो गए ऐसा नहीं होगा। सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, नॉट मैनी स्टूडेंट्स गेट दिस एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू देम। हमारा बस्तर भारत हो प्राचीन काल से गौरवान्वित कर रहा है। सर, हमारा जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो सर हम अपने संस्कृति को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके प्रति हमें गर्व होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी चीज़ें की हैं। अब आप कभी सोमनाथ जाओगे तो सोमनाथ मंदिर में एक एरो लगा हुआ है, और एरो इतना परफेक्ट लगा हुआ है कि वो कहता है कि इस एरो की दिशा में कहीं पर भी जाइए समंदर के अंदर, कहीं पर भी जमीन नहीं मिलेगी। मतलब उतना ज्ञान होगा किसी को, दिशा का ज्ञान होगा। आज भी आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉमी में जो बातें आती है, सूर्य इतना दूर है दिखना, सारी चीज़ें हमारी हमारे आर्यभट्ट वगैरह ने सब उस जमाने में लिख करके गए थे। जीरो की चर्चा होती है, आज भी कहते हुए हमारे पूर्वजों ने दिए। जिस योगा को हम भी भूल गए थे, आज पूरी दुनिया उस योगा को स्वीकार करती है। हम अपनी विरासत पर गर्व करें और जो भी अच्छा है उसको स्वीकार करने का मन बनाएं। तो मैं समझता हूं कि इसमें नष्ट होने की नौबत आने वाली नहीं है, विनाश होने की नौबत आने वाली नहीं है। अपने प्रश्न पूछे और उन्होंने जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे आंसर दिए, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ उनका। सर, मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ सालों पहले आपने स्वच्छ भारत स्टार्ट किया था, हमारा नया रायपुर भी डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो हम एज अ स्टूडेंट उस डेवलपमेंट के लिए अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदा को बचाने का हमारे स्वभाव में होना चाहिए, और धीरे धीरे हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। अब जोड़ते रहते हैं तो बदलाव आता है। खुद के जीवन में कुछ नियमों का अगर हम पालन करते हैं, जैसे हम गंदगी नहीं करेंगे। स्वच्छता की समस्या तो तब आती है ना जब हम गंदगी करते हैं। अब पानी, मुझे बताइए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और पानी बह रहा है। अरे भाई, तुम ब्रश कर रहे हो तो पानी तो बंद करो, जब मुंह धोओगे तब पानी लेना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक बार मैं एक गांव की यात्रा कर रहा था, दूर से मैंने देखा कि एक जगह एकदम से जंगल जैसा लग रहा है, बड़ा हरी भरा। क्या है बोले तो स्कूल है, तो सब इतना सूखा है, ग्रीन है। वहाँ एक टीचर थे, उस टीचर ने ये जो पेट्रोल पंप होता है, वहाँ जो ऑयल के कैन वगैरह होते हैं वो इकट्ठे करते थे वो, और बच्चों को कहते थे कि तुम्हारे घर में वो जो पानी होता है जिसमें खाने का कुछ अंश होता है, वो इस बोतल में रोज़ स्कूल आओगे तब भर करके आना। तो सारे बच्चे वो बोतल भर के या जो उनको कंटेनर दिया है वो भर करके आते थे, और उन्होंने वहाँ पेड़ लगाए थे। हर बच्चे को एक पेड़ दे दिया गया था। वो जो पानी ले आता था वो उसमें डालना होता था उसको।
फर्टिलाइजर का भी काम करता था, सब्जी वब्जी के टुकड़े होते थे। उसके कारण वो पूरा स्कूल को चारों तरफ एकदम से ग्रीन बन गया था। एक टीचर ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। मानवीय रूप से व्यवहार करे तो बदलाव शुरू हो जाता है। छोटी चीजें हैं, हम आराम से कर सकते हैं। समाज का वातावरण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पूरे डे का, और बिल्कुल डे ड्रीमिंग जैसा था कि बिलीव नहीं हो रहा था सच में हम लोग पीएम सर से बैठ के बात कर रहे हैं। जैसे हमारी हॉबीज़ होती हैं, आर्ट, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इन सब का पढ़ाई की वजह से जो प्रेशर पड़ता है हम पे, तो इस वजह से हम दोनों को बैलेंस करके नहीं चल पाते। तो आप ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे हम अपने पढ़ाई और हॉबीज़ दोनों को एक साथ लेके चल पाए। देखिए, पढ़ाई और हॉबी दोनों साथ साथ बड़ी आराम से चल सकती है, बहुत आराम से चल सकती है। आपको उसको भी पढ़ाई का हिस्सा बना सकते हैं। मान लीजिए आपको रंगोली का शौक है, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रंगोली का मुझे शौक है। अब पढ़ाई में भी मानो आपको वनस्पति के कुछ विषय हैं, आप तय करो कि वनस्पति की जो चीज़ें हैं मैं उसी को ला करके रंगोली करूं। तो रंगोली में जो चीज़ें मैं लाऊंगा, पत्तियां लाऊं, तो ये नीम की पत्तियां हैं, ये अदरक की पत्तियां, ये ढिगने की पत्तियां, ये फलाने के। तो आपका विषय भी पढ़ा जा रहा है, आपकी हॉबी भी चल रही है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि हॉबी होना अच्छी चीज़ है। आप अगर हॉबी के लिए समय देते हैं डिसिप्लिन में रह करके, तो आपकी पढ़ाई के लिए आपके अंदर और चेतना आती है और जागरूकता आती है, आप अधिक फोकस कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट यहाँ भी होता है कि आप अपने कला में, जहाँ भी हॉबी में जाना चाहते हैं, वो भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हॉबी होगी तो समाज में भी अच्छा लगता है, चार लोग आपकी वाहवाही करते हैं, आपके लोगों को नजर जाता है, अच्छा भाई इतना बढ़िया करते हैं। मैं समझता हूँ आपको मान लो अच्छे वक्ता बनना है, वो हॉबी है आपकी, तो आपको कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कई चीज़ें रेफरेंस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। तो आपकी हॉबी तो है, लेकिन साथ साथ में अध्ययन भी है, तो दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। समय का विभाजन हमें आना चाहिए। हम एक तरफ झुक जाते हैं तो गिरने की नौबत आती है, लेकिन बैलेंस कर करके चलते हैं तो गिरने की नौबत नहीं आती है। मैंने उनसे पूछा था कि हम अपनी हॉबीज़ और अपनी स्टडीज़ को एक साथ कैसे बैलेंस करें, तो उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया कि हम अपनी स्टडीज़ में ही अपनी हॉबीज़ को मिक्स करके रखें तो फिर कुछ नहीं छूटेगा। उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया था हमको। आप इतने साल से देश को संभाल रहे हो, देश के लीडर हो, तो आप फ्यूचर जनरेशन से, हम बच्चों से ऐसी कौन सी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे अंदर आनी चाहिए एक लीडर के रूप में? ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूँगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूँगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा है, आप जा रहे हैं और आपने एक उठा लिया, तो आपके साथ जो चार लोग चलते होंगे ना, आपने देखा होगा वो भी, उनको भी लगे यार उठा लो। मतलब आप लीडर बन गए कि नहीं बन गए। अच्छी चीज़ है, हमें अपने आप को हमेशा लीडर रोल में तैयार करना चाहिए। ये अच्छा विश्वास है, विचार भी अच्छा है। लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि चुनाव लड़ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, पार्टी में जाना, लच्छादार भाषण करना, ऐसा नहीं होता लीडर। मतलब लीडरशिप में एक क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप 10 लोगों को अपनी बात समझा पाओ। थोपनी नहीं है, समझानी है। समझाने के लिए पहले उसको समझना है। जो उनको समझ पाता है वो समझा पाता है, जो उनको नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझा पाता। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको समझना चाहिए। उन्होंने
उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किसी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है अगर वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है. इफ़ आई वुड डिस्क्राइब दिस वर्ल्ड देन आई वुड से सपना. मैं प्रधानमंत्री से मिली. I am very lucky. बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है. परीक्षा की तैयारी के अनुभव, परीक्षा के समय आने वाले विचार, स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल लगातार चर्चा का हिस्सा बनते हैं. और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ही है कि हमारे युवा साथी इस पर खुलकर बात करें. परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है. इन सभी चर्चाओं में स्थान अलग अलग थे, स्टूडेंट्स अलग अलग थे, अनुभव अलग थे, लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था. हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखना. आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद.